अस्सलाम वालेकुम। वीकली हाइलाइट्स के साथ बहज़ जिलानी आपके पसंदीदा मौज़ूआत पर बात करते हुए पेश करती है कुछ दिलचस्प रिपोर्टें। आइए पहले एक सौती झलक सुनवाएं। इसकी शदीद तलब और शदीद ज़रूरत है। ग्रुप थेरेपी एक ऐसा तजुर्बा है जिसकी न सिर्फ मिल्वॉकी में बल्कि पूरे मुल्क में शदीद ज़रूरत है। क्या खूब बात है कि आजकल वाक़तन ग्रुप थेरेपी बहुत अहम है। जिंदगी के मुख्तलिफ मसाइल बाज़-औक़ात इतनी शिद्दत से घेर लेते हैं कि किसी न किसी मदद की ज़रूरत महसूस होने लगती है। कम्युनिटीज़ के लिए इस थेरेपी की अहमियत क्या है, तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। डॉक्टर्स कहते हैं कि नींद की खराबी की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे तिब्बी बीमारियां और खराबियां, स्लीप एपनिया जिसमें मरीज की आंख बार बार सांस में रुकावट की वजह से खुलती है, और फिर ज़हनी या नफ्सियाती वजूहात। लेकिन बहुत सारे दीगर अवामिल भी नींद की कमी से मुंसलिक हैं, जिनमें आपको बेख्वाबी का इलाज करने के साथ साथ बुनियादी अवारिस को दूर करने की जरूरत पड़ सकती है। इतनी मसरूफ जिंदगी जो मुख्तलिफ जहतों में बढ़ चुकी है, हर जानिब जैसे कोई न कोई दिलचस्पी या फिर परेशानी जैसे सदा देकर ही बुला लेती हो। ऐसे में नींद साथ छोड़ जाए तो नींद का क्या कसूर। देखना तो ये है कि इस आलमगीर मसले से निपटें कैसे। रिपोर्ट में तफसील सुनिएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की पहली रिपोर्ट से। जिंदगी जहां बेहद मसरूफ हो गई है, वहीं मुख्तलिफ अंदाज के मसाइल भी जैसे हमारे साथ ही चलने लगे। बाज़-औक़ात तो हमें खुद भी मालूम नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। हमारी बेचैनी और ज़हनी कशमकश का मदावा होना कैसे है, और यही वो मकाम है जहाँ कम्युनिटी का किरदार बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ बसने वालों को भी हमारे ही जैसे मसाइल दरपेश हो सकते हैं। और यूं ग्रुप थेरेपी का नजरिया बड़ी ढारस बनता है। यहाँ एक अमरीकी इदारा ब्लैक स्पेस कम्युनिटीज को गैर रस्मी अंदाज में ग्रुप थेरेपी फराहम कर रहा है, ताकि इन लोगों की अमूमी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने में मदद की जा सके और उनकी जिंदगी के मखसूस मसाइल पर बातचीत की जा सके। रियासत विस्कॉन्सिन में होने वाले इस थेरेपी सेशन के बारे में रिपोर्ट सुनिए शहनाज अजीज के साथ। So we'll let Darius and Corey kind of get things started. Hey everybody, my name is Corey Fells. मेरा नाम कोरी फेल्स है। डेरियस ने, मैंने और डॉक्टर नॉक्स ने इसका आगाज इसलिए किया क्योंकि हम इस जहनी कर्ब, खास तौर पर जहनी सदमे से गुजरे हैं। मैंने अपने तमाम अच्छे दोस्तों को बताया कि आपको एक मुआलिज की जरूरत है, एक ऐसे शख्स की जिससे आप बात कर सकें, और फिर उनमें से एक शख्स डेरियस की सूरत में मिल गया। डेरियस, आप कुछ कहना चाहेंगे? I guess the biggest thing with आप सब जानते हैं, सन 2020 की गर्मियों में मैंने ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक के बेशुमार एहतजाजी मुजाहिरों की क़यादत की, जिनमें 4 से 5 हजार तक लोग शिरकत करते थे। और जब मैं इस एहतजाज में होता था जहां 4000 लोगों से बात करनी होती थी, तो मैं इस हजूम के सामने रो पड़ता था। और वो पहला मौका था जब मैं एक मर्द की, एक बाप की हैसियत से, किसी के बेटे की हैसियत से, मैं जज्बाती तौर पर अपनी शख्सियत का कमजोर पहलू दिखाने के काबिल हुआ। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग थे उन सब के लिए। आप जानते हैं कि बड़ा होने में, आगे बढ़ने में तकलीफ तो होती है, तो इसीलिए ब्लैक स्पेस तश्कील पाई। Well, I'll also tell you a bit about myself. तो मैं भी आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी। मैं डॉक्टर नॉक्स हूँ, डॉक्टर लिया नॉक्स। मैं विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वॉकी में पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी। मुझे इस शहर से बहुत मोहब्बत है। गैर सफेद फाम लोगों की मदद करना मेरा जज्बा, मेरा इश्क है। तो क्या सब ठीक चल रहा है? आपके खानदान के साथ सब कुछ ठीक ठाक है? आखिरी मर्तबा कब आप सबके साथ ये वाकया हुआ था, और क्या कभी कुछ हुआ था? अपने हाथ खड़े करके बताएं। My name is Renell. मेरा नाम रानील है। मुझे कोरी ने मदऊ किया था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दारिस से पहले भी मिला हूँ, लेकिन जो काम ये लोग कर रहे हैं मैं इससे वाकिफ हूँ। आपको ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे अपनी शख्सियत के कमजोर पहलू को तस्लीम करें। मैं ऐसा ही था, यानी ये नहीं कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुआशरा मुझे बताता है। और एक मर्द की हैसियत से आपको मजबूत होना है, मुसल्ला रहना है, घर की जरूरियात पूरी करनी है, वो सब करना है जो करना चाहिए। तो मैंने कभी ये नहीं सीखा कि मुझे कमजोर कैसे पड़ना है। these therapy experiences that we have is थेरेपी के हमें मिलने वाले ये तजुर्बात मेरे लिए सब कुछ हैं। ये मेरे लिए बड़े मानी रखते हैं, क्योंकि हकीकतन किसी भी किस्म की थेरेपी का ये मेरा पहला तजुर्बा है।
میں مدد کے حصول کے لیے ان کے ساتھ ایک ہی کشتی پر سوار ہوں. میں ان کی قیادت نہیں کر رہا بلکہ اس میں ہم سب ایک ساتھ ہیں. سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی تو ہونا چاہیے جس سے میں بات کروں. اس کی شدید طلب اور شدید ضرورت ہے. گروپ تھراپی ایک ایسا تجربہ ہے جس کی نہ صرف ملواکی میں بلکہ پورے ملک میں شدید ضرورت ہے. میں نے یہ سیکھا کہ ان میں بلیک اور براؤن رنگت والے افراد کی بے قدری کرنے کا رجحان موجود ہے. یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی ہمیشہ سے ضرورت تھی، لیکن اس کی شدت اس وقت زیادہ ہو گئی جب ان احتجاجی مظاہروں کا ماحول بنا جن میں ڈیریس بھی شریک تھے. لوگ اپنی تحقیر پر کھل کر بات کرنے لگے. تو میرے خیال میں بلیک اسپیس کی ہمیشہ سے ضرورت تھی. پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ حقیقتاً ہم نے یہاں بہت سود مند بات چیت کی ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی آج کی بات چیت اور اس گروپ کے بارے میں جو رائے ہے وہ صرف چند الفاظ میں بتا دیں، کیونکہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں. میں نے آج یہ سیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذہنی صحت کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اس میں ایک کمیونٹی کا احساس ہے. چیزوں کو ان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ فکر مت کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ کافی ہیں. لیزا وورا کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ. ایک بات تو بتائیے گا، کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو سونے کا ارادہ کرتے ہیں تو دنیا بھر کی سوچیں، وہم و گمان اور خوف و خدشات سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں؟ آج کی تیز رفتار زندگی میں یہ صرف میرا اور آپ ہی کا مسئلہ نہیں، بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسی مسئلے سے دوچار ہے. آج ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ نیند ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، اور کھانے پینے کی طرح یہ ہماری ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے انتہائی اہم بھی ہے. آج کل کی تیز رفتار زندگی اور ذہنی دباؤ میں مبتلا افراد کے لیے نیند کا نہ آنا عالمی مسئلہ بن چکا ہے. اس کی طبی اور نفسیاتی وجوہات اور علاج کے بارے میں جانتے ہیں لائف 360 میں صبا شاہ خان سے. انسان اپنی ایک تہائی زندگی سو کر گزارتا ہے. عالمی ادارہ صحت نے 2012 میں بے خوابی کو عالمی وبا قرار دیا تھا، جس کے مطابق تقریباً 2/3 بالغ افراد رات میں 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں، جبکہ گائیڈ لائنز کے مطابق 7 یا 8 گھنٹے سونا ضروری ہے. اور اس نیند نہ آنے کے مسئلے نے پچھلے 2 سال سے شاہد جمیل رانا کو بھی پریشان کیا ہوا ہے. میں بڑا تنگ ہوں، مجھے ریگولرلی 2 ٹیبلٹس کھانی پڑتی ہیں، اور آپ یقین کریں نیند سونے کو دل کرتا ہے، بسترے پہ جاتا ہوں، لیکن اگین اوبیسلی سوچے تو آئیں گی، کچھ نہ کچھ تو میں سوچوں گا، لیکن یہ سوچے ہی وجہ نہیں ہے، یہ پرابلم ہے. مشیگن یونیورسٹی میں سلیپ سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رون شرون کہتے ہیں بے خوابی کے لیے بالغ افراد مختصر مدت کے لیے نیند لانے والی ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں. واضح رہے کہ میں ایک رات یا چند راتوں یا لگاتار کئی راتوں کی بات کر رہا ہوں. میرے خیال میں چند ہفتوں تک ان کا استعمال کچھ مناسب نہیں ہے. کراچی کی شہری آبادی میں بے خوابی کی شکایت اور نیند لانے والی ادویات کے استعمال کے بارے میں ایک سروے کیا گیا جو جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوا. سروے میں 1488 بالغ افراد شامل تھے. ان میں سے ہر تیسرا شخص بے خوابی کا شکار تھا. ان میں سے 1/3 اپنے خاندانی معالج کی تجویز کردہ نیند کی دوا لے رہے تھے. اس کے علاوہ شادی شدہ افراد کی نیند بہتر تھی. صنف، عمر یا آمدنی بے خوابی کے مسئلے کی وجہ بننے والے عوامل نہیں پائے گئے. جن افراد کو نیند نہ آنے کا دائمی مسئلہ ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کو کم از کم 3 ماہ تک رات کے وقت سونے میں پریشانی درپیش ہو. ان میں سے بہت سے لوگ تھکاوٹ یا توانائی کی کمی کی شکایت کرتے ہیں. ہاں آف کورس میں دوائی چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ریمیڈی تو ملے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نیند کی خرابی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے طبی بیماریاں اور خرابیاں، سلیپ ایپنیا جس میں مریض کی آنکھ بار بار سانس میں رکاوٹ کی وجہ سے کھلتی ہے، اور پھر ذہنی یا نفسیاتی وجوہات. لیکن بہت سارے دیگر عوامل بھی نیند کی کمی سے منسلک ہیں، جن میں آپ کو بے خوابی کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی عوارض کو دور کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے یہ ماننا ہے کہ جب آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ کو کچھ پڑھنا چاہیے یا کوئی مووی دیکھنی چاہیے، دیکھتے دیکھتے نیند آ جائے. جمیل رانا ہی کی طرح بے خوابی کے ستائے مریضوں کے لیے ڈاکٹر شرون کا مشورہ ہے کہ اپنے معالج سے رجوع کریں تاکہ لمبے عرصے تک نیند کی گولیاں کھانے کے بجائے صحیح وجہ ڈھونڈ کر اس کا علاج کیا جا سکے.
आपके सोने के वक्त का मामूल होना चाहिए जो आपके जहन के लिए मुतवक्को हो। उसमें पढ़ना या बिस्तर पर जाने से पहले अपने दांत साफ करना या कुछ और शामिल हो सकता है। जो कुछ भी हो, खुसूसन सुबह जागने का वक्त। उसमें हफ्ते के काम वाले दिनों और हफ्तेवार तातील के दरमियान ज्यादा तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो है रोशन स्क्रीन्स का इस्तेमाल, जैसे टीवी की रोशनी जो आपके दिमाग के सर्केडियन रिदम को बेतरतीब कर देती है और उन्हें बताती है कि ये सोने का वक्त नहीं है। आप मध्यम रोशनी में पढ़ सकते हैं, लेकिन स्क्रीन से जो रोशनी खारिज होती है वो अच्छी नहीं है। नींद की बात होती है तो अक्सर लोग समझते हैं कि सोते वक्त आपका दिमाग भी आराम करता है। डॉक्टर शर्वन कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि रैम स्लीप सोने की वो हालत है जिसमें हम ज्यादा रात गुजारते हैं। इस दौरान हमारा दिमाग जागती हालत से भी कुछ ज्यादा सरगर्म होता है। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं वीकली हाइलाइट्स बहजत जिलानी के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का हफ्तावार डिजिटल शो एन मुताबिक ख़वातीन की सेहत, तालीम और मुआशरती मसाइल पर मबनी उन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू जिन्हें बेखबरी, लाइल्मी और समाजी रवैयों की वजह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। मेजबान है निदा समीर। देखिए एन मुताबिक पाकिस्तान में हर पीर की रात 9 और भारत में 9:30 वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं वीकली हाइलाइट्स पॉडकास्ट। जेसन टर्बल तस्लीम करते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि एक मुकम्मल इलेक्ट्रिक गाड़ी या ईवी पिकअप ट्रक पेट्रोल से चलने वाली ट्रकों जैसी पजीराई हासिल कर पाएगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिक कारें आजकल रोजमर्रा जिंदगी के मामलात में शामिल ही हो चुकी हैं। कार आज लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुकी है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान हमारी गुफ्तगू का एक दिलचस्प मौजू भी बन गया है। आज एक ऐसी ही नुमाइश की सैर करा रहे हैं जहां बात ही इलेक्ट्रिक कारों और ट्रकों की हो रही है। तफसीली रिपोर्ट सुनिएगा थोड़ी देर में। और अब वीकली पॉडकास्ट में आपके लिए हम जो रिपोर्ट लाए हैं यकीनन आपको पसंद आएगी। हम में से बहुत सौ को जाती जिंदगी में कुछ न कुछ जमा करने का शौक तो होता ही है और बाज़ औक़ात ये शौक एक मशगले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मुतअद्दिद मिसालें मिलती हैं कि जूते, कपड़े, किताबें या फिर खुशबू तक जमा करने वाले अपने शौक को अगले मरहलों तक ले जाते हैं और अपने लिए मुनाफे बख्श कारोबारी सरगर्मियों का आगाज करते हैं और यूं शौक पूरा होने के साथ साथ फायदे भी होने लगते हैं। लेकिन बाज लोग सिर्फ अपने शौक की खातिर जमा करते हैं, कारोबार नहीं चाहते। बहर तौर ये एक दिलचस्प मशगूलियत जरूर है। कदीम और नादिर अशिया जमा करना अफराद का मशगला होता है। जैसे अमरीकी रियासत मैरीलैंड के रिहायशी चैड शपीरो की ही मिसाल लीजिए, जिन्हें बल्ब जमा करने का शौक है। इस अमरीकी शहरी के पास नायाब बल्ब और बरकी आलात की कलेक्शन है और इस दौर की भी अशिया हैं जब बल्ब इजाद हुआ था। आज आपके लिए पेश कर रही हैं सिंपली अमेरिका में फायजा बुखारी अपनी रिपोर्ट में तफसीलात। As a young kid, my father would take out an Edison phonograph. बचपन में मेरे वालिद हर साल थॉमस एडिसन की सालगिरह पर एडिसन का फोनोग्राफ बजाते थे, जो उन्होंने 20 साल की उम्र में खरीदा था। 8 या 9 साल की उम्र में थॉमस एडिसन में मेरी दिलचस्पी पैदा हुई। 1990 के वस्त में मैंने ईबे पर अकाउंट बनाया, वहाँ सेल पर लगा एक बल्ब देखा और अपने वालिद से उसे खरीदने का कहा। उन्होंने कीमत पूछी, मैंने कहा $200 की नीलामी पर लगा है। वो कहने लगे एक लाइट बल्ब के लिए $200 नामुमकिन। उन्हें अपने बचपन से एक डेंटिस्ट का ख्याल आया जिसका अपना जाती लाइट बल्ब म्यूजियम था। उनका नाम डॉक्टर हिक्स था। हमने उन्हें ढूंढ निकाला, उनका म्यूजियम देखा। बस वही लम्हा था जब मुझे जिंदगी भर के लिए ये शौक पैदा हो गया। I was hooked for the rest of my life. रियासत मैरीलैंड के रिहायशी चैड शपीरो का मुनफरिद तारीखी बल्ब जमा करने का शौक अब भी उसी तरह बरकरार है। उन्होंने अपने ऑफिस के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया है। उनके पास 1879 से 1895 के दौर के 400 नादिर बल्ब हैं। कलेक्शन में बल्बों की तख्लीक से मुताल्लिक हर तरह की अशिया मौजूद हैं। डायनामो कहलाए जाने वाले जनरेटर्स, मीटर्स, स्विचेस, सॉकेट्स, एक सिस्टम के वो तमाम हिस्से जो लाइट जलाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा तारीखी दस्तावेजात का है। कुल मिलाकर तकरीबन 1000 नादिर अशिया। थॉमस एडिसन को बल्ब का मौजिद कहा जाता है, लेकिन इस म्यूजियम में मौजूद अहम नवादरात साबित करते हैं कि इस अहम दरियाफ्त के पीछे बहुत से दीगर अफराद की काविशें भी शामिल थीं, जैसे स्याह फाम अमरीकी लुइस लैटिमर। एक और अहम नाम बरतानवी मौजिद जोसेफ स्वान का था।
जोसेफ स्वान भी एडिसन की तरह एक कामयाब बल्ब बना रहे थे और दोनों ने सिर्फ चंद दिन के फर्क से बल्ब बनाकर पैटेंट कर लिए। अगर आप बर्तानिया जाएं तो वो आपको बताएंगे कि जोसेफ ने पहला बल्ब बनाया। यहाँ अमेरिका में हम कहते हैं एडिसन ने बनाया था। चैड के पास उस जेर जमीन बरकी तार का एक टुकड़ा भी मौजूद है जिसे 1880 में न्यूयॉर्क के मेनलो पार्क में बल्ब रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस शोकेस में दुनिया भर के कदीम बल्ब और वक्त के साथ साथ उनकी तरक्की याफ्ता शक्ल की तारीख मौजूद है। सबसे पहले बनाए गए बिजली के मीटर्स भी देखे जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी के डायनामोज या जनरेटर्स और उस दौर में अमीर घरानों में इस्तेमाल होने वाले महंगे बरकी आलात के असल नमूने भी पाए जाते हैं। चैड अपनी फुल टाइम मुलाजिमत के अलावा हफ्ते के 7 दिन औसतन 3 से 4 घंटे अपने इस शौक के लिए वक्फ करते हैं। अपने हमज़ौक़ अफराद के साथ मिल बैठने के लिए वो हर साल यहाँ एक महफिल का एहतमाम भी करते हैं। मुस्तकबिल में उनका इरादा अपने नादिर मजमूए की आवाम के लिए बाकायदा नुमाइश का भी है। इन नादिर अशिया के हुसूल के लिए वो किसी भी